संसद भवन से पकड़े गए 3 संदिग्ध और 4 जून को गेट नंबर 3 से संसद में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तीनों के पास फर्जी आधार कार्ड भी मिले हैं। आपको बता दें, कासिम, मोनिस, शोएब नाम के संदिग्धों की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पूरे मामले की जांच की जा रही है। और आपको बता दें, संसद भवन से ये 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं। 4 जून को गेट नंबर 3 से संसद में घुसने की ये कोशिश कर रहे थे और तीनों के पास फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। कासिम, मोनिस, शोएब नाम के संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद और बड़े खुलासे हुए हैं रवि, इसी पर इस वक्त सबकी नजर। बिल्कुल, आइए आपको इस खबर को विस्तार से समझाते हैं। क्या है पूरा मामला, हुआ दरअसल क्या, तो संसद परिसर में कैसे पकड़े गए ये तीनों संदिग्ध। नाम सबसे पहले देखिए, कासिम, मोनिस, शोएब, ये 3 लोग हैं जिन्होंने संसद परिसर में घुसने की कोशिश की और उस दौरान ये पकड़े गए। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है रवि कि कैसे खुद को मजदूर बताकर फर्जी आधार कार्ड के जरिए ये संसद परिसर में शामिल होने में भी क्या कामयाब रहे। बिल्कुल, तीनों ने गेट नंबर 3 से संसद परिसर में घुसने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसके पहले पकड़े गए। 4 जून को दोपहर 1:30 बजे तीनों को पकड़ा गया। यह उस दिन की घटना है जिस दिन देश में लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ रहे थे। हालांकि तीनों सुरक्षा और पहचान पत्र की जांच के लिए कतार में खड़े थे और यह सामान्य प्रक्रिया होती है कि सब लोग क्यू में खड़े होते हैं, और तीनों अपना आधार कार्ड दिखाकर ही संसद परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सीआईएसएफ कर्मियों को तीनों के आधार कार्ड संदिग्ध लगे, डाउटफुल लगा, और उसके बाद इस मामले की जांच शुरू की गई। आगे की जांच में यह पता चला कि आधार कार्ड जो थे वो जाली थे, वो नकली थे, और इसी वजह से इन तीनों को पकड़ा गया। अब मजदूरों के तरह ये जिस तरीके से काम की बात कहते हुए इस परिसर में शामिल हो रहे थे, बताया जा रहा है कि डीवी प्रोजेक्ट्स ने तीनों मजदूरों को काम पर रखा हुआ था, लेकिन अब सांसद लाउंज का निर्माण कर रही जो डीवी प्रोजेक्ट लिमिटेड है, उनके जरिए भी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये पता करने की भी कोशिश की जाएगी रवि कि आखिर तीनों जाली आधार कार्ड के साथ परिसर में अंदर क्यों शामिल होना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, कासिम, मोनिस और शोएब कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। ये जानकारी भी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो संसद भवन में घुसने की कोशिश नाकाम हुई है और ये 3 लोग पकड़े गए हैं। देखिए, सबसे पहले आरोपी नंबर 1 जो है उसका नाम कासिम है, पिता का नाम मकसूद बताया जा रहा है, अमरोहा उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला बताया जा रहा है। ये आरोपी नंबर 1। आरोपी नंबर 2 के बारे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक नाम मोनिस, पिता का नाम मकसूद अहमद, और ये उत्तर प्रदेश अमरोहा का रहने वाला है। और तीसरा जो आरोपी है उसका नाम शोएब बताया जा रहा है, पिता का नाम जहीर अहमद, और इसका पता हापुड़ उत्तर प्रदेश जो अब तक जानकारी है उसके मुताबिक है। और इस तरह से ये 3 लोग जिनके बारे में ये जानकारी सामने आई है वो हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। सवाल यही था कि फर्जी आधार कार्ड के बूते वो संसद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये आधार कार्ड फर्जी इनके पास कहां से आया, कैसे आया, और कंपनी ने इस फर्जी आधार कार्ड के आधार पर इनको कैसे हायर किया, ये तमाम सवाल है। बिल्कुल रवि, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और एक्शन लिया जा रहा है, गिरफ्तारी हो चुकी है अब कासिम, मोनिस, शोएब पर किन धाराओं में केस है ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि धारा 465 को लेकर जो कि जालसाजी के तहत इस पर केस दर्ज किया गया है। धोखाधड़ी के मामले में धारा 419, आपराधिक साजिश धारा 120B, और वहीं जाली दस्तावेज के लिए धारा 471 लगाई गई है, जबकि धोखाधड़ी के मकसद से जालसाजी के तहत धारा 468 लगाई गई है। अब विवेक हमारे सहयोगी जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए हैं, अभी तक क्या जानकारी और मिल पाई है, मकसद क्या था विवेक, पता लग पाया क्या? देखिए, लगातार पुलिस की टीम जो है इस मामले में तफ्तीश में जुटी हुई है। तीनों के जो आधार कार्ड बरामद किए गए हैं उसे जांच के लिए भेज दिया गया है और साथ ही इनके घर पर भी जाकर पुलिस लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जिस तरह से मामला सामने आया उसके लेकर लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा एजेंसीज ने भी इन लोगों से सूत्रों के मुताबिक पूछताछ की है। जिस तरह से पूरी घटना सामने आई, 4 तारीख की ये घटना है, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास गेट नंबर 3 के अंदर ये संसद बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने इन्हें रुका था। इन पर शक हुआ, जब इनका आधार कार्ड चेक किया गया तो वो फर्जी पाया गया था। इसके बाद लोकल पुलिस को मामले की जानकारी दी गई और जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पहुंची और तीनों लोगों को हिरासत में लेकर थाने में लेके आई और वहां पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्होंने भी इनसे लगातार पूछताछ की गई है। बताया जा रहा है कि शहनवाज आलम नाम के ठेकेदार के लिए ये लोग तीनों काम करते थे। अब इन्हें नौकरी पर कैसे रखा गया, किस आधार पर रखा गया, क्या इनके दस्तावेजों को चेक नहीं किया गया, इसको लेकर भी लगातार जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों मजदूर हैं और मजदूरी
का काम करते हैं। फिलहाल क्यों आधार कार्ड फर्जी बनाया गया, इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। किन लोगों ने इनका आधार कार्ड फर्जी बनाया, उनको भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। तो लगातार इस मामले में पुलिस का जांच का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और सिक्योरिटी की बात की जाए तो संसद भवन के बाहर काफ़ी तादाद में पुलिस और सीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं और उन्हीं की सुरक्षा में ये लोग जो है वो पकड़े गए हैं। उन्हीं की चेकिंग के दौरान जो है इनकी सारी सच्चाई सामने आई है। ठीक है, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात दिल्ली में आज की सियासत की सबसे बड़ी हलचल की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक है आज और सुबह 11 बजे होगी संसदीय दल की बैठक। बैठक में पीएम मोदी को चुना जाएगा। नेता सेंट्रल हॉल में होगी संसदीय दल की बैठक। तो आज की सबसे बड़ी सियासी खबर है एनडीए की बैठक को लेकर। आज सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इस बैठक में बीजेपी और एनडीए में शामिल दलों के सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी और एनडीए दलों के सभी राज्यसभा सांसद भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्यों के विधानसभा और विधान परिषदों के फ्लोर लीडर भी शामिल होंगे। संसदीय दल की बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। साथ ही सभी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी संसदीय दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। एनडीए के सभी जो नए सांसद हैं उनकी बैठक सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई है और उसके लिए सूचना के सभी 7 सांसद यहाँ पे उपस्थित है और देर रात को माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और वो भी कल उस बैठक में शामिल होंगे। और एनडीए की जो सरकार की गठन है उस गठन में एनडीए की सभी सांसदों का जो एक प्रोसीजर रहता है वो प्रोसीजर कल करके। और मोदी के शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सेंट्रल विस्टा में काम कर रहे हैं मजदूरों को न्योता, वंदे भारत मेट्रो कर्मियों को भी आमंत्रण, ट्रांसजेंडर्स, स्वच्छता कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी भी आमंत्रित हैं। विकसित भारत के एम्बेसडर्स को न्योता। और आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी समेत एनडीए घटक दलों के कई नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। बैठक से पहले कुछ नेताओं ने पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर खुशी जताई। देश की जनता देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का जनादेश दिया है और तीसरी बार यह जनादेश इतने नकारात्मक अफवाह और झूठ फैलाने वाले विपक्षों की एजेंडा के बाद फिर से मोदी जी की सरकार, ये अपने आप में जनता का एक बड़ा आशीर्वाद है। ये चिंता मत करिए, एनडीए का वो सबसे पुराने मित्र और सबसे लंबे अवधि तक साथ रहे हैं और हमारा सक्षम नेतृत्व दोनों का अंडरस्टैंडिंग काफी मिला जुला है और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम सब बड़ी प्रसन्नता के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनते हुए शपथ लेते हुए देखने जा रहे हैं। काफी लंबा समय बीता है, पूरी उम्मीदें हैं, मतलब छत्तीसगढ़ को अच्छा नेतृत्व मिलेगा ही, कोई बात नहीं। और बड़ी खबर यह कि जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक आज है और सीएम नीतीश कुमार के आवास पर होने वाली बैठक को लेकर इस वक्त खबर आ रही है, जहां अब से थोड़ी देर बाद सुबह 9:30 बजे का वक्त होगा जब जेडीयू सांसदों की बैठक की शुरुआत होगी। और थोड़ी देर में जेडीयू सांसदों की इस बैठक को लेकर भी तस्वीरें और बड़ा अपडेट टीवी 9 आपको देगा। एनडीए के घटक दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और उन्होंने नई सरकार में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर भी खुलकर बात की। एनडीए से बीजेपी के अलावा जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता बिहार से इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली में ही हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हैं। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में जेडीयू की भूमिका और नई सरकार को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। नहीं, नीतीश जी ने तो साफ साफ कह दिया है
जेडीयू के और दूसरे नेताओं ने भी साफ साफ कहा है कि एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने लेकिन प्री कंडीशंस बता दिए कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए और जातिगत जनगणना है वो देश भर में होनी चाहिए। मिली जुली सरकार, जब गठबंधन की सरकार है तो स्वाभाविक रूप से लोग अपनी बात करेंगे और अपनी बात करेंगे, अंत में सहमति जिस बात पर बनती है उसके हिसाब से गठबंधन चलता है, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। बिहार में नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए टीवी9 भारतवर्ष से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए को लेकर कुछ भी निराशाजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, हार जीत चुनाव का हिस्सा है। एलजेपीआर के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक आज और चिराग पासवान सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। दिल्ली में थोड़ी देर बाद चिराग के घर पर यह बैठक होगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी में कम सीटें आने की बड़ी वजह नेताओं और कार्यकर्ताओं का ओवर कॉन्फिडेंस था। टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी में विकास पर विपक्ष का जातीय समीकरण भारी पड़ा। हमने जो भी काम किया, जो भी डेवलपमेंट किया, जो भी सुविधाएं लोगों को दी, उसमें बिना भेदभाव के दी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। हार क्यों गए आप? मैंने तो सबसे बड़ा ये है ना, रिजल्ट तो खराब हो गया। बताया ना कि ये विकास के ऊपर जातिवाद हावी हो गया, पहला कारण। नतीजा हो गया। नहीं, अति आत्मविश्वास आप कह रहे थे। अति आत्मविश्वास जनता में ये था। जनता ने ये सोचा कि ये तो जीत ही रहे हैं। देखिए, संगठन ने भी पूरी कोई ताकत बाकी नहीं बची। जितने हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हमारे सामान्य कार्यकर्ता तक ने मेहनत की और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जी तोड़ मेहनत की, कोई कसर बाकी नहीं रखी। ये सही नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन लोगों का बन गया कि हम तो जीत रहे हैं। जनता में ये मैसेज था कि हम जीत रहे हैं। कुछ थोड़े वोट कम भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं थी। ये कॉन्फिडेंस जनता में प्रिवेल कर गया कि हम जीत रहे हैं। इस वजह से ये स्थिति आ गई। और लखनऊ में एसपी के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक आज अखिलेश यादव करेंगे। सांसदों के साथ बैठक सुबह 10 बजे एसपी के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। गोपाल राय ने दिल्ली में पार्टी की हार की वजह भी बताई। हार के मुख्य कारण क्या समझ में आए जिनको आगे आप रेक्टिफाई करना चाहेंगे? देखिए, एक ही कारण था, विपरीत परिस्थितियां। क्योंकि अब तक जितने हम चुनाव लड़े, इतनी विपरीत परिस्थितियां कभी नहीं रही। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी पिछले लोकसभा चुनाव से हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है और हमने मजबूती के साथ टक्कर दी है। जनता ने लोकसभा चुनाव में जैसे पिछले 2 बार वोट किया था, जनता के अंदर उस तरह का एक ट्रेंड दिखा है। हमें भरोसा है कि जिस तरह से विधानसभा में जो परिणाम आते रहे हैं वो दिल्ली के अंदर वो परिणाम आएंगे। सर, क्या लग रहा है, कांग्रेस के आने से फायदा हुआ और जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें आप कांग्रेस का साथ लेंगे या अकेले ही आप जाएंगे? देखिए, ये जो गठबंधन है लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं हुआ है। तो लोकसभा का चुनाव हमने गठबंधन के तहत पूरी ताकत के साथ चुनाव को लड़ा है, क्योंकि इस तानाशाही को खत्म करना था। दिल्ली के अंदर हम अपने कामों के आधार पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। इस बार सर 62 थे, कोई टारगेट सेट किया इस बार? क्योंकि 70 पे आप ला चुके हैं। वो आगे सेट करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा है कि ये मतलब का गठबंधन था, कुछ दिन पहले निकाह हुआ था, अब तलाक हो गया। वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा है, जब दिल्ली में उनकी 7 में से 0 सीट्स आई है इंडी अलायंस की, कि अब इंडी अलायंस नहीं रहेगा। मतलब विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। वैसे भी ये मतलब का ही गठबंधन था। दिल्ली में दोस्ती कर रहे थे, पंजाब में कुश्ती कर रहे थे और चंडीगढ़ में मस्ती कर रहे थे। इट वॉज अ फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स। और फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स का मतलब ये है कि जैसे ही बेनिफिट खत्म तो फ्रेंडशिप खत्म। और इसीलिए अब ये जो कुछ दिनों पहले निकाह फरमाया था 3 तलाक में तब्दील हो गया। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी फिर से, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी कहती है कि ये उग्रवादियों के साथ है, अब दिल्ली में भी जो एक दूसरे के तारीफों के पुल बांध रहे थे वो एक दूसरे को गालियां देंगे। यही इंडी अलायंस का चरित्र है।
अब तो केवल यहाँ पर 3 तलाक हुआ है, आगे आगे देखिए एक के बाद एक उनके 3 तलाक पश्चिम बंगाल से लेकर केरला तक। और अब बात राहुल गांधी की पेशी की। बड़ी खबर यह है कि बेंगलुरु पहुंच गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की बेंगलुरु में आज पेशी होगी। मानहानि मामले में राहुल की पेशी को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है कि राहुल बेंगलुरु पहुंच गए हैं। कर्नाटक बीजेपी ने दायर की थी याचिका। मुंबई सरकार पर 40% भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के परिणामों से बेहद खुश हैं, काफी जोश में हैं। वहीं उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी की कर्नाटक इकाई द्वारा दायर मानहानि के मामले में आज राहुल की पेशी होगी। कांग्रेस की राज्य इकाई ने कहा है कि राहुल गांधी आज 10:30 बजे शहर दीवानी न्यायालय में पेश होंगे। बीजेपी ने यह आरोप लगाते हुए मानहानि का मामला दर्ज कराया था कि कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन दिए। अपनी शिकायत में बीजेपी ने कहा था कि सभी लोक निर्माण कार्यों में 40% कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने पिछली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार रेड कार्ड भी प्रकाशित किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने ये अभियान चलाया था। बीजेपी ने राहुल पर सोशल मीडिया के अपने अकाउंट पर अपमानजनक विज्ञापन पोस्ट किया था। अदालत ने इस मामले में 1 जून को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिव कुमार को जमानत दे दी थी। राहुल गांधी को आज पेश होने को कहा था। अब देखना होगा कि राहुल को कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्टॉक मार्केट में बड़े घोटाले की बात कही। उन्होंने कहा कि फर्जी एग्जिट पोल के कारण स्टॉक बाजार में 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। राहुल ने इस मामले की जेपीसी जांच की मांग की है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से राहुल गांधी काफी आक्रामक हैं। राहुल गांधी ने शेयर बाजार में आए भूचाल पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने पूछा कि एग्जिट पोल के बाद कैसे शेयर बाजार में उछाल आ गया और रिजल्ट के दिन कैसे गिरा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बयानों का इससे क्या कनेक्शन है, इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने शेयर मार्केट में उछाल और गिरावट को लेकर जेपीसी जांच की मांग की है। 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है। और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन पर। राहुल के सवाल का बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने जवाब दिया। तो फॉरेनर्स ने महंगा दाम खरीदा और सस्ता दाम बेचा। भारतीय निवेशकों ने महंगा दाम बेचा और सस्ता दाम खरीदा। बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल की मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है और इस पर सियासत भी कैसे शुरू हो गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ जड़ दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये क्यों हुआ। सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर ने कंगना को क्यों थप्पड़ मारा, सुनिए। कंगना रनौत ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान शुरू हो गया है। अजित पवार गुट की बैठक में 5 विधायक नहीं पहुंचे। शरद पवार गुट का दावा है कि कई विधायक उनके संपर्क में। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान होने वाला है। क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार गुट के कुछ विधायक घर वापसी कर सकते हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मुंबई में अजित पवार गुट की बैठक से 5 विधायक गायब थे। अजित गुट का कहना है कि कुछ विधायक अपने क्षेत्र में हैं तो कुछ बीमार हैं। अजित पवार गुट का कहना है कि जो विधायक बैठक में नहीं आए उन्होंने पहले से जानकारी दी थी। सभी विधायकों को अजित पवार पर विश्वास है।
कोई जाने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी आमदार दादा के नेतृत्व के साथ, विश्वास के साथ वहाँ पे रहने वाले हैं। एनसीपी शरद पवार गुट का दावा है कि अजीत पवार गुट के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ही कहता हूँ कि बहुत लोगों का मूड बदल गया है और अलग अलग वक्त वो मेरे संपर्क में है और हमारे कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए हम पार्टी के अंदर बात करेंगे। एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग 9 तारीख को होने वाली है। महाराष्ट्र में एनडीए की हार पर मंथन जारी है और बीजेपी नेता अशोक चौहान ने कहा कि जैसी उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन नहीं रहा। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी के वोट विरोधी दलों को मिले हैं। महाराष्ट्र में जितनी उम्मीद थी उतना तो परफॉर्मेंस नहीं रहा, ये वास्तव है। कई फैक्टर्स है, जैसे माइनॉरिटीज़ के वोट ज़्यादा अपोजिशन मतलब कांग्रेस को मिले हैं, ये तो फैक्ट है। लोकल इश्यूज थे, रिजर्वेशन की इश्यूज थे महाराष्ट्र में, वो भी एक मसला महाराष्ट्र में रहा। नेचुरली महाराष्ट्र में उसकी वजह से काफ़ी नुकसान तो हुआ है, पर मैं समझता हूँ उसकी सब बातचीत हुई है कल मीटिंग में और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो लॉस हुआ है उसको निश्चित तौर पर हम मेकअप करेंगे। गठबंधन के बारे में भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शिंदे गुट के कुछ विधायक हैं जो कि संपर्क में हैं, एनसीपी के कुछ विधायक हैं जो वापसी जाना चाहते हैं, इस तरह के भी कम। इसमें कोई सच्चाई नहीं, अभी ऐसे इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आपको लगता है कि इंडिया इंटैक्ट रह पाएगा महाराष्ट्र में? क्योंकि बहुत बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और महाराष्ट्र के माढ़ा से एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद धैर्यशील मोहिते पाटिल ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर महाराष्ट्र की सियासत को लेकर कई अहम बातें कही। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में शरद पवार गुट की एनसीपी के सांसदों ने कई जगहों पर बीजेपी के किले में सेंध लगाकर उसका खेल खराब कर दिया। इन्हीं सांसदों में महाराष्ट्र के माढ़ा से लोकसभा चुनाव जीतकर आए हैं शरद पवार गुट के सांसद धैर्यशील मोहिते पाटिल। धैर्यशील मोहिते पाटिल लोकसभा सीट जीतने के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय भी पार्टी सुप्रीमो शरद पवार और कार्यकर्ताओं को दिया। मेरी जीत ये मेरे मतदाताओं की, क्योंकि उन्होंने मुझे खड़ा किया था, उनकी वजह से मैं चुन के आया हूँ। लेकिन अभी ये बात आ रही है कि जो एनसीपी छोड़कर चले गए बहुत सारे लोग, वो वापस एनसीपी में आना चाहते हैं। इस पर क्या बारे में पवार साहब और जयंत पाटिल साहब पूरा तय करेंगे, वो जो बोलेंगे उनके साथ हम लोग सब हैं। लेकिन जो हुआ था उसको सही नहीं मानते क्या आप लोग? क्योंकि एनसीपी में तोड़फोड़ की गई, शिवसेना में तोड़फोड़ की गई, महाराष्ट्र को पसंद नहीं आया। धैर्यशील मोहितो पाटिल से जब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि ये उनकी पार्टी का मसला है। उसके बारे में मैं नहीं बात कर सकता। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मातोश्री में मुलाकात की और दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। हालांकि उद्धव से क्या बातचीत हुई, अभिषेक बनर्जी ने इसका खुलासा नहीं किया। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से सियासी दलों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में अखिलेश यादव से मिलने के बाद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। नेताओं के बीच काफी देर तक बात हुई। मीटिंग में मौजूद संजय राउत ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी ममता का संदेश लेकर आए थे। नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में, उनको बहुमत नहीं मिला है, फिर भी वो सरकार बना रहे हैं। खिचड़ी पकाने की कोशिश चल रही है, लेकिन हमें डाउट है ये खिचड़ी ठीक से नहीं पकेगी और देश का नुकसान होगा, अनस्टेबिलिटी रहेगी। बहुत सी बातें ऐसी सरकार में आती है जो देश के लिए खतरा पैदा करता है। तो ऐसे में देश हित के लिए हम क्या कर सकते हैं? संजय राउत का कहना है कि इंडिया गठबंधन के कई नेता लगातार उद्धव ठाकरे से बात कर रहे हैं। और बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद हिंसा की घटना सामने आई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव के बाद हिंसा पर चिंता जताते हुए लोगों से डायरेक्ट डीजीपी को ईमेल से शिकायत करने को कहा। बंगाल में लोकसभा चुनाव में टीएमसी की भारी जीत के बाद बंगाल में कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आई। चुनाव के बाद जारी बवाल पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने चिंता जताई है।
अदालत ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हिंसा से प्रभावित लोग राज्य के डीजीपी को ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत दे सकते हैं। कोर्ट ने हिंसा को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और बालूरघाट से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। सुकांत मजूमदार ने साफ तौर पर टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया। हमला हुआ है, उनका घरों से लूट हुआ है, पूरे सामान लूटा गया, पैसा, ज्वेलरी, सारे चीज़ लूट की गई। और आपने देखा कि क्या स्थिति है। आते आते मेरे ऊपर भी हमला हुआ, मेरे गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, टीएमसी का फ्लैग लेके हमला हुआ, रास्ते के ऊपर सब खड़े हैं और हमला कर रहे हैं। बंगाल में हर बार चुनाव के बाद हमले होते हैं। अदालत ने राज्य सरकार से साफ कहा है कि इस तरह के हमले दोबारा ना हों। इस रिपोर्ट में आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि जब से चुनावी नतीजे आए हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर महिलाओं की लाइन लगी रहती है और हाथ में कांग्रेस का एक गारंटी कार्ड लिए महिलाएं 8,500 रुपए लेने की उम्मीद में आ रही हैं, लेकिन वो मायूस लौट रही हैं। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। राहुल ने देश की जनता से जो खटाखट वाला वादा किया था, जिस पर जनता ने विश्वास का वोट किया था, अब वही जनता कांग्रेस दफ्तर में जमा हुई है। 4 जून को रिजल्ट निकलने के बाद से कांग्रेस दफ्तरों के बाहर महिलाओं की भीड़ जुट रही है। महिलाएं इस उम्मीद में यहाँ आ रही हैं कि जीत के बाद शायद उनकी पहली किश्त मिल जाए, लेकिन इन महिलाओं को यहाँ से निराश ही लौटना पड़ रहा है। कहा था 8,500 रुपया मिलेगा, चली जाओ, तुम्हारी कुछ परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बहुत से कह रहे सरकार बन गई है, तो वही उम्मीद में हम लोग भी हैं कि सरकार बन गई है और हम लोग को उम्मीद भी है कि ये सरकार बनेगी। ऐसी तस्वीरें देश के कई कोनों से आ रही हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने नीट रिजल्ट की जांच की मांग की है और कहा कि ये गंभीर मुद्दा है, इस पर समय खोए बिना निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी ने भी जांच की मांग की है। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये जो समय से पहले परिणाम घोषित किए और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी की संभावना है। और नौजवानों, लाखों करोड़ों बच्चों के नौजवानों का भविष्य का इसमें मुद्दा है। इस पर तो मुझे लगता है समय खोए बिना इस पर जांच होनी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि जो अंक मैं देख रहा हूँ वो संभव नहीं है आना, उसमें मार्किंग का जो प्रोसीजर है उससे भिन्न होकर यहाँ पर अंक दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है गड़बड़ी हो सकती है। इसकी कोई भी एजेंसी हो उसकी पूरी निष्पक्ष जाँच हो। देश में अमूमन मध्यम वर्ग के करीब 25 लाख परिवार हैं जिनके बच्चे, 25 लाख बच्चे जो नीट का एग्ज़ाम लिखते हैं, जिनके अरमान है कि वो डॉक्टर बने। जब इतने बड़े इम्तहान में, ये 18-19 साल के बच्चे हैं, इतने बड़े इम्तहान में अनियमितता की बात सामने आती है, पेपर लीक की बात सामने आती है, तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि सरकार की तरफ से या होने वाली सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार पक्ष सामने आए जो इसकी जिम्मेदारी ले और उसके साथ साथ आगे का रास्ता बताए। और राजस्थान में गहलोत सरकार के समय हुई सरकारी भर्तियों की जांच होगी, इसके लिए राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर दिया। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाने वाला एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय सरकारी विभागों में हुई भर्तियों की जांच करवाने का फैसला किया है। पिछले 5 साल में जिन कर्मचारियों की भर्ती हुई हैं, उनके शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके लिए हर विभाग में एक इंटरनल कमेटी बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर इस बारे में जब कांग्रेस नेता सचिन पायलट से सवाल किए गए तो उन्होंने राजस्थान की बीजेपी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जांच कितनी मर्जी कर लो, लेकिन आज प्रबंधन की जरूरत है। आज बिजली पानी से त्राई हो रही है, आज बिजली कटौती हो रही है। मैं अभी टोंक से आया हूँ, वहाँ बुरा हाल है, पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सरकार को चाहिए था, आचार संहिता का बहाना नहीं ले सकते आप। प्रबंधन करने के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। एक होती है कंटीजेंसी प्लानिंग, कंटीजेंसी प्लानिंग करी नहीं, बिजली पानी की सप्लाई हो नहीं रही, हर जगह लोग परेशान हैं। तो प्रबंधन में मुझे लगता है सरकार पूरी तरह विफल रही है। इनको समय रहते ही पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए था। और जांच कोई कितनी भी कर ले, हमें जांच की परवाह नहीं है, लेकिन जिस काम को आपको जिसके लिए चुना गया, कम से कम वो काम तो आप करिएगा।
और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, क्योंकि थोड़ी ही देर में जेडीयू संसदीय दल की बैठक होने वाली है और दिल्ली में सीएम नीतीश के आवास पर होने वाली बैठक को लेकर इस वक्त बड़ी खबर है, जहां जेडीयू सांसदों का पहुंचना भी जारी है। तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से दिल्ली में आज बैठकों का दौर है। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां जेडीयू की संसदीय दल की बैठक की अब शुरुआत होने वाली है। सुबह 9:30 बजे का वक्त था जब दिल्ली में ही सीएम नीतीश के आवास पर इस बैठक की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जेडीयू सांसदों का पहुंचना अब शुरू हो चुका है।